all about NEET 2024. If you are a NEET aspirant who is going to attempt the NEET exam in the upcoming year, that is 2024, this video is going to be a one-stop solution for all the people here. I will be discussing all the important factors related to eligibility, registration date, exam pattern, cutoff, and many more things related to the NEET exam. So if you are mentally prepared that you are going to attempt, you are going to sit an exam in which the aspirants number are almost 17 to 18 lakhs, this is the right time. You should know all the factors which can affect your performance. So आज की वीडियो में हम वो सब फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं. अगर आप एक जेन्युइन नीट 2024 एस्पिरेंट हैं तो बेटा आज की वीडियो को अगले 5 से 10 मिनट में मैं जो भी आपको बताने वाली हूं इस एग्जाम से रिलेटेड वो आपके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जब हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमको पूरा पैटर्न नहीं पता, हमको पता नहीं कि किस हिसाब से पेपर आने वाला है, व्हाट इज द मार्किंग स्कीम, व्हाट इज द कॉम्पिटिशन नंबर, कितने बच्चे इस पेपर में अटेम्प्ट करते हैं, कब राइट टाइम आता है रजिस्ट्रेशन का, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एवरीथिंग बेटा आपको पहले से पता होना चाहिए. मैंने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स देखे हैं जो तैयारी में तो जुट जाते हैं बट वो लेफ्ट आउट फील करते हैं बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो उनको पता ही नहीं होते हैं. तो आज इस एक वीडियो में आपको वो सारे फैक्टर्स के बारे में पता चलने वाला है. अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप एमबीबीएस के अलावा बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बेम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, होम्योपैथिक में एडमिशन लेना चाहते हैं, आयुर्वेदिक में एडमिशन लेना चाहते हैं, बेटा आप जो भी जो डिग्रीज होती हैं जिनमें एडमिशन आपको मिल सकती है ऑन द बेसिस ऑफ नीट एग्जाम्स, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज नीट एग्जाम? नीट एग्जाम क्या है? नीट एग्जाम क्या है? अगर यहाँ पे सबसे पहले बेटा बात की जाए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीट. नीट फुल फॉर्म क्या है? बहुत सारे बच्चे तैयारी तो कर रहे हैं पर उनको नीट का फुल फॉर्म ही नहीं पता होता. बेटा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. अब बहुत साल पहले बेटा ये नीट एग्जाम अगर हम बात करें तो इट वॉजंट देयर, है ना. एम होता था वहाँ पे. उसमें अगर मैं बात करूँ डिफरेंट एम्स की बात करूँ, जिपमर की बात करूँ, बेटा डिफरेंट जो कॉलेजेस होते थे उनमें जो एडमिशन लेने का तरीका होता था, सब कॉलेजेस का अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग पैटर्न रहता था, उनके अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे. तो एक मेडिकल एस्पिरेंट के लिए बहुत मुश्किल होता था कि इतने सारे एग्जाम्स दें और डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन लें, है ना. मतलब काउंसलिंग में तो बैठते ही है ना यार. ऐसा तो है नहीं कि हमारे को पता होता है कि इसी में एडमिशन मिलेगा तो हम सिर्फ उसी का एग्जाम देंगे. नहीं, मल्टीपल एग्जाम्स देने पड़ते थे. तो उस टाइम पर हमारे जन्म हुआ किसका? नीट एग्जाम का. नीट एग्जाम का फुल मीनिंग मैंने आपको बता दिया, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. बेटा इसका अभी राइट नाउ अगर मैं बात करूं इस साल तक भी जो मोड ऑफ एग्जाम है, यानी कि आप पेपर जब अटेम्प्ट करते हैं तो बेटा इट इज़ एन ऑफलाइन पेपर. ये कंप्यूटर पर नहीं होता है. जैसे कि हमारा जेई का एग्जाम बोलूं, मेंस या एडवांस, तो बेटा वो कंप्यूटर एग्जाम है, यानी कि वो ऑनलाइन एग्जाम है. बट दिस इज एन ऑफलाइन एग्जाम जो कि पेन एंड पेपर मोड में आकर करवाया जाता है. अब यहाँ पे ड्यूरेशन लिखा है 3 आवर्स. ड्यूरेशन में बेटा पिछले साल से जब कोविड टाइम के बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंक्रीज आया है. अब आपको इसमें मिलते हैं 3 आवर्स 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं. बट दिस इज अ वेरिएबल फैक्टर. आने वाले टाइम पे शायद ऐसा हो सकता है कि ये दोबारा से पैटर्न चेंज होकर 3 आवर्स ही कर दिया जाए. बट राइट नाउ अगर हम बात करें बेटा 2022 से 3 आवर्स 20 मिनट्स हो गए हैं आपके नीट एग्जाम के लिए. 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं. अब कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो इसके अंडर I will be discussing further the courses, but बेटा the basic course जिसमें हर एक बच्चे का ख्वाब होता है जाना, that is MBBS कोर्स. MBBS कोर्स, BDS कोर्स यानी कि डेंटल के रिलेटेड, देन आयुष में बेटा बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, देन वेटनरी एटसेट्रा. इन सब कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो अगर आप नीट क्वालिफाई कर चुके हो. आप अच्छे रैंक से अगर क्वालिफाई कर चुके हो तो आपको किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, जहाँ पे मेजर फैक्टर रहता है बेटा फीस का. फीस जो रहती है वो प्राइवेट के मुताबिक बेटा कम होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में. देन अगर हम बात करें लैंग्वेजेस की, बेटा लैंग्वेजेस ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप
नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा, नहीं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस में नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, दैट इज इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, असमी, देन बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया एंड उर्दू। अब बात आती है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं और उसमें आप अपना लैंग्वेज चूज कर लेते हैं जस्ट से इंग्लिश, तो बेटा अगर आप उसमें पंजाबी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हिंदी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो पेपर आपका उसमें नहीं आएगा। बट अगर आपने वहां पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली, लेट्स से हिंदी, तो आपका जो पेपर रहता है वो दोनों मोड्स में आता है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी, यानी कि क्वेश्चन क्या होता है बेटा, इंग्लिश के बाद हिंदी में भी रिपीटेड होता है। अगर आपने वहां पर अपना रीजनल लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं किया जिसमें आप एग्जाम चाहते हैं बेटा, तो बाय डिफॉल्ट आपको कौन सा पेपर दिया जाएगा, इंग्लिश में छपा हुआ पेपर ही दिया जाएगा। तो यहां तक आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। अगर आपको कुछ फर्दर डाउट्स आएंगे बेटा इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से ड्रॉप कीजिएगा, आई विल बी श्योरली रिप्लाइंग टू दोस कमेंट्स। देन बारी आती है सब्जेक्ट्स की, बेटा कौन कौन से सब्जेक्ट्स अकर होते हैं हमारे नीट एग्जाम में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको तैयार करने हैं। फिजिक्स तैयार करना है, केमिस्ट्री तैयार करना है, बायोलॉजी में बेटा जूलॉजी और बॉटनी होता है, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप 11th 12th प्रोस्पेक्टिव से देखें तो बायोलॉजी को एक ही सब्जेक्ट माना जाता है, जूलॉजी बॉटनी कंबाइन लिया जाता है। बट नीट में बेटा बायोलॉजी की जो वेटेज रहती है वो डबल रहती है एज कंपैरेटिव टू द फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। देन आते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बेटा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 आते हैं, जिसमें से आपको 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। पहले पैटर्न में बेटा 180 आते थे और आपको 180 के 180 अटेम्प्ट करने होते थे। अब जो पैटर्न है रिसेंट ईयर्स में बेटा चेंज कर दिया गया है, 200 क्वेश्चन आते हैं, 180 उसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन बेटा 4 मार्क्स का होता है। All the questions are of 4 marks and total maximum marks जो आप ला सकते हैं, you have the ability to score। अगर आप इस तैयारी में शुरू से जुड़ जाएं और पूरे मन से बेटा लग जाएं तो 720 मार्क्स you can score, this is not impossible। मैक्सिमम स्कोर कितने होते हैं बेटा इसमें, 720 आपको स्कोर होता है मैक्सिमम, जिसमें से 360 मार्क्स का आपको बायोलॉजी का एग्जाम आता है एंड 180 मार्क्स का बेटा आपके पास आता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देन बारी आती है बेटा हर एक 4 ऑप्शंस आते हैं हर एक क्वेश्चन में, जिसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होता है, प्लस 4 मार्क्स मिलते हैं अगर आपका ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 नेगेटिव मार्किंग होता है। तो सपोज आपने क्वेश्चन किया, उसमें आपने 4 मार्क्स जोड़ रखे हैं और आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो ऐसा सोचो कि आपने जो मार्क्स जोड़ रखे थे उसमें से बेटा 5 मार्क्स चले गए, 4 तो गए, एक साथ में और चला गया एक्स्ट्रा, दैट इज नेगेटिव मार्किंग का। तो जो आपने सही भी किया था वहां से भी 1 मार्क्स कम हो जाएगा, ठीक है। देन आता है सेक्शन वाइज। बेटा इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस बेटा जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। 35 क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन ए में, हर एक में ऐसे ही पैटर्न रहता है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, जियोलॉजी में भी, बॉटनी में भी। सेक्शन ए में बेटा 35 क्वेश्चंस आर देयर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेक्शन बी में आपके पास आते हैं 15 क्वेश्चंस, जिसमें से अब चॉइस दे दी गई है दैट यू हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस। इसमें 5 क्वेश्चंस में आपको चॉइस होती है, आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सो टोटल कुल मिलाकर आपको 45 क्वेश्चंस करने होते हैं पर सब्जेक्ट, राइट। एंड मैं मार्किंग स्कीम ऑलरेडी बेटा आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। नो मार्क्स फॉर द नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, अगर आप छोड़ के आएंगे तो कोई मार्क्स आपका नेगेटिव भी नहीं होगा और मार्क्स आपको मिलेगा भी नहीं। बट अगर आप श्योर हैं किसी क्वेश्चन को लेकर और वो आंसर आपका गलत निकल आता है तो आपका 1 मार्क्स नेगेटिव में जाता है। देन आगे अपन चले तो नेक्स्ट चले तो अटेंटिव डेट्स, क्योंकि एक ऐसा एस्पिरेंट जो आपके जो नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी भी कोर्स में बेटा एडमिशन लेना चाहते हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेट्स को जानना कि कब आपका फॉर्म निकलने वाला है, कब डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, कब फॉर्म को फिल करने में किस तरीके से, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस है ना। ऐसा नहीं है बेटा कि जस्ट फॉर्म खोला और अपना नाम भरा और ईमेल आईडी भरी और हो गया, नहीं, लंबा प्रोसेस है। आपको प्रॉपर सब डॉक्यूमेंट्स की फिलअप करना पड़ता है, आपको जो से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप किसी कोटा से बिलोंग करते हैं, है ना, आपने अगर एससी कोटा लगाना है, एसटी कोटा लगाना है, तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स बेटा साथ में लगते हैं। सो सबके बारे में अभी बता रही हूँ आपको बेटा। रिलीज ऑफ 2024 नोटिफिकेशन इज मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड इन दिसंबर 2023, यानी कि इस साल के एंड तक, 2023 के एंड तक आपका 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो एक्सपेक्टेड है। देन नीट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस बेटा एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल 2024 तक खुल जाएगा। एज वी ऑल नो दैट अभी 2023 की बात करें अगर हम, तो ऑलरेडी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो बहुत डिलेड चल रहा है। तो बेटा मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सपेक्टेड जो बोला गया है अप्रैल 2024 में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस, ये एक्सट्रीम
आपको बताया है कि 2024 अप्रैल तक ये हो जाएगा, उससे पहले भी फॉर श्योर एक्सपेक्टेड है। समटाइम्स ऐसा हो जाता है अगर कुछ कंडीशंस वगैरह खराब हो जाती हैं, जैसे कि कोविड आ गया था, तो बेटा ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में ये डेट्स ऊपर नीचे चली जाती हैं। बाकी एनटीए के द्वारा कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं बेटा जिसके कारण डिले आ जाता है। सो एक्सपेक्टेड है कि 2024 अप्रैल में आपका जो प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म का वो हो जाएगा। देन उसके बाद करेक्शन विंडो खुलती है बेटा, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में कुछ गलतियां कर दी हैं तो करेक्शन विंडो से आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। खुल जाती है तो आप उसमें कुछ कुछ चीज़ों को बेटा जो आपने गलत कर दिया, सपोज करो आपने अपने फादर का नेम गलत फिल कर दिया या कुछ भी एनी फील्ड आपने बेटा गलत फिल की है, तो वो आपको एक मौका देते हैं, करेक्शन विंडो ओपन होती है कि आप फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं। दैट इज एक्सपेक्टेड इन अप्रैल 2024। देन उसके बाद हम बात करें एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा। बेटा एडमिट कार्ड रिलीज मोस्ट प्रोबेबली होता है 3rd वीक ऑफ अप्रैल में, क्योंकि जो ये एग्जाम है बेटा 2023 में भी अगर हम बात करें 7 मई को एग्जाम होने वाला है, तो ये जो एग्जाम होता है उससे पहले 1 या 2 वीक पहले बेटा आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। मोस्ट प्रॉब्ली 1 या 1.5 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। उसके बाद जो 2024 का एग्जाम डेट होगा वो भी मई में ही एक्सपेक्टेड है। कोविड टाइम पर इस शेड्यूल में प्रॉब्लम आ गया था, बट जैसे कि 2023 से हम देख रहे हैं ऑलरेडी कि 7 मई को आपका एग्जाम होने वाला है, तो बेटा ये अब कॉन्टिन्यू रहने वाली हैं चीजें, ठीक है। अगर हम आगे बात करें 2024 का रिजल्ट अनाउंसमेंट बेटा लास्ट वीक ऑफ जून तक एक्सपेक्टेड है और उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो इस चीज के लिए आपको रेडी रहना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अब कोई 16 साल का बच्चा क्या नीट का एग्जाम दे सकता है? अब 15 साल का बच्चा कोई नीट का एग्जाम दे सकता है? ऐसा बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बेटा जिनको छोटी एज में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है और वो छोटी एज में आगे डॉक्टर बनने जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एनटीए के द्वारा बेटा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया गया है कि अगर आप जिस साल में नीट का एग्जाम देने बैठने वाले हैं, दैट इज 2024, आई एम डिस्कसिंग हेयर फॉर 2024, तो बेटा उस साल के 31 दिसंबर 2024 को जिस साल आप एडमिशन लेने वाले हैं नीट का एग्जाम क्रैक करने के बाद, फॉर श्योर क्रैक होगा, अपने आप पर विश्वास रखिए बेटा। उस साल में जो आपका एज होना चाहिए वो होना चाहिए 17 ईयर्स। आप 17 ईयर्स के मिनिमम होने चाहिए। अगर आप 16 या 16.5 के हैं या 16.5 से ऊपर 1 या 2 मंथ्स पे बेटा ऊपर हैं, सपोज कर लिया जाए, तो भी आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। क्यों? क्योंकि बेटा जब आपकी एडमिशन होती है तो वहाँ पे लैब में जब आप जाते हैं एटोनॉमी की लैब में, देन उस टाइम पर आपको बहुत सारे मतलब समझ गए ना, आपकी वहाँ पे बॉडी लटा कर उस पर वहाँ पे आपको बोला जाता है, उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करा जाता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप अंडर एज होते हैं आप ऐसे ट्रॉमा को फेस नहीं कर पाते हैं, तो एक मिनिमम एज क्राइटेरिया सेट किया है, कि 17 ईयर्स एज होनी चाहिए। बट अपर एज लिमिट बेटा हटा दी गई है। देयर इज़ नो अपर एज लिमिट, यानी कि 60 साल का इंसान, 50 साल का इंसान, 45 ईयर्स का इंसान जो ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस्ड है बेटा, जो शायद डॉक्टर भी बन चुका है, वो अपनी नॉलेज के लिए बार बार ये एग्जाम को दे सकता है। सो दिस इज द रीजन कि अपकमिंग अगर हम पिछले दो साल से पैटर्न देखें बेटा, तो एप्लीकेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा ह्यूज हो गया है। 16 to 18 लाख स्टूडेंट्स। अब उसको स्टूडेंट्स ही बोला जाता है, जो एग्जाम दे रहे हैं उनको स्टूडेंट बोला जाता है, बट एक्चुअली बेटा वो काफ़ी ज़्यादा एज्ड लोग भी ये एग्जाम अब दे रहे हैं, क्योंकि अपर एज क्राइटेरिया नहीं है। देयर इज नो अपर एज क्राइटेरिया, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि एप्लीकेंट्स का नंबर बढ़ रहा है, कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग, एंड ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पे 18 लाख स्टूडेंट अगर बैठ भी रहा है ना, तो मैं हमेशा ये बोलूंगी कि आप अपना कॉम्पिटिशन पहले 1 लाख स्टूडेंट से करेंगे। आपको अगर अपना रैंक अच्छा लेकर आना है, मार्क्स अच्छे लेकर आने, तो बेटा आपका फोकस सिर्फ पहला 1 लाख स्टूडेंट है। बाकी 17 लाख स्टूडेंट्स तो यार भर दिए हैं, उन्होंने एडमिशन लेना है नहीं लेना है, वो कितने सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके, हाउ डू यू नो अबाउट इट। आपको अपना जो मेन एम रखना है वो क्या है, यू शुड बी, अगर आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में आना चाहते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बिलो बेटा 50,000 आपका रैंक आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें, अपर एज लिमिट कुछ नहीं है। अपर एज लिमिट फॉर जनरल कैटेगरीज 25 ईयर्स एंड फॉर कैटेगरी इट इज 30 ईयर्स। दिस इज रद्द है ना, अब ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। अब राइट नाउ बेटा देयर इज नो अपर एज लिमिट। ये जो अपर एज लिमिट यहाँ पर लिखी गई थी ये पहले होती थी। अभी अगर हम बात करें बेटा, देयर इज नो अपर एज लिमिट, देयर इज नो अपर एज लिमिट, ठीक है, देयर इज नो अपर एज लिमिट।
फिर अगर हम बात करें बेटा आपके जो 12th के मार्क्स होते हैं वो कितने ज़रूरी होते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं यार कि यार मैं तो नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहा था या जेईई के एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मैंने तो बोर्ड्स की तैयारी ही नहीं करी। यार बोर्ड एग्जाम्स इज अ सब पार्ट ऑफ दैट प्रिपरेशन ओनली, व्हाई आर यू वरीड। अगर आप ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स की, अगर आप ऑलरेडी नीट एग्जाम या जेईई एग्जाम की तैयारी करी थी तो आप ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर चुके हैं, ऐसा समझो, ठीक है। हाँ मैं ये चीज़ मानती हूँ कि आप बेटा इतनी डिटेल में डेरिवेशंस वगैरह को नहीं पढ़ते हैं उस टाइम पर जब आप नीट या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बट ये कंसेप्ट्स का जो खेल रहता है बेटा वो सेम ही रहता है। हाँ मैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें कंसेप्ट ज़्यादा आते हैं, आई नो दिस थिंग, बट आप अगर बोलें कि बोर्ड से मुझे बोर्ड का कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं होता है। तभी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें बेटा। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, जो मतलब विदाउट एनी कोटा की बात करें, तो आपको 50% इज द मिनिमम मार्क्स यू नीड टू स्कोर इन योर बोर्ड एग्जाम्स। दिख रहे हो, 50% मार्क्स चाहिए सिर्फ और सिर्फ। देन अगर हम PWD कैटेगरी की बात करें, फिजिकली कहीं कहीं लोगों को बेटा फिजिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है ना, कितने परसेंट की डिसेबिलिटी होती है, तो उस केस में उन स्टूडेंट्स को 45% चाहिए बोर्ड एग्जाम्स में। एंड अगर हम बात करें OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी एंड ST कैटेगरी, बेटा यहाँ पर आपके पास आते हैं 40% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम 40% आपके होने चाहिए, ठीक है। देन बेटा स्टूडेंट्स शुड बी एन इंडियन नेशनल, या फिर वो NRI भी हो सकता है या फिर वो फॉरेन नेशनल भी हो सकता है। जो बाहर वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बेटा यहाँ पे सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट होता है, वो रिक्वायर्ड होता है, वो डॉक्यूमेंट्स में आई विल बी डिस्कसिंग। बट आप एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं अभी यहाँ पर इंडिया में रह रहा हूँ बट फ्यूचर में मैंने बाहर चले जाना है, अब्रॉड चले जाना है फर्दर स्टडीज के लिए, बेटा आपको नीट एग्जाम देना जरूरी है अगर आपको बाहर भी एडमिशन लेना है, ठीक है। दिस इज अंडर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको एग्जाम नीट का क्रैक करके ही जाना पड़ेगा, उसी के बेसिस पर ही आपको बाहर एडमिशन मिलेगा अब्रॉड में, अगर आप मेडिकल साइंसेज के कोर्सेज करना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें बेटा, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, ये पैटर्न बिल्कुल सेम है जो प्रीवियस ईयर्स में चलता आ रहा है, सेम उसी के पैटर्न पे बेटा यहाँ पे 2024 की अगर हम बात करें तो आपके पास जो ऑफिशियल साइट है neet.nta.ac.in, ठीक है, neet.nta.ac.in, इस वेबसाइट पर बेटा आपको सारी नॉलेज मिलती है। XYZ जो भी सोर्सेज आप फॉलो कर रहे हैं अदर देन दिस चैनल, है ना, आई विल से बेटा बहुत सारे सोर्सेज में आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार अरे इसमें तो कम, ये क्या बता दिया, वो क्या बता दिया, तो कभी कभी आपको रूमर्स भी सुनने को मिलते हैं जिसमें आपका जो मेंटल स्टेट है वो इफेक्ट होता है। तो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग आवर चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन अगर आप जेन्युइन नीट 2024 एस्पिरेंट हैं और आप हमारे साथ शुरू से इस सफर में जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी अब बेटा मैं वीडियोज लेकर आने वाली हूँ आपके लिए, जिसमें आपको मैं डिटेल में डिस्कस करवाने वाली हूँ कि फिजिक्स को कैसे अटेम्प्ट करना है आगे, एंड व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी योर वर्किंग स्टडिंग आवर्स, है ना, और कितने घंटे आपको नोट्स बनाने चाहिए, सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है बेटा। ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, इसके लिए मैं आपके साथ यहाँ पर खड़ी होंगी। डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड होता है, कॉन्टैक्ट नंबर नेम के साथ आप रजिस्टर करते हैं, उसके बाद आपके बेटा लॉग इन क्रेडेंशियल्स आते हैं, उससे लॉग इन करने के बाद आपका फॉर्म ओपन होता है, उसमें पर्सनल डिटेल्स भरनी होती हैं, देन चूजिंग द एग्जाम सेंटर एंड मीडियम भरना होता है, उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स अपनी फिलअप करनी होती हैं। देन उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं बेटा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होता है, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होते हैं, देन योर कास्ट सर्टिफिकेट, इफ यू बिलोंग टू SC ST कैटेगरी तो लेटेस्ट बेटा आपका कास्ट सर्टिफिकेट वहां पे चाहिए होता है, सिग्नेचर का स्कैन्ड कॉपी चाहिए होता है, देन आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन चाहिए होता है, देन आपके पास बेटा पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ चाहिए होती है। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वायर, ठीक है। देन अगर हम बात करें बेटा पेमेंट की, रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है वो पेमेंट वो डिफरेंट कैटेगरी की डिफरेंट होती है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो उसका रजिस्ट्रेशन फीस सबसे हाई होता है, उसके बाद बेटा डिफरेंट कैटेगरी SC ST वालों की जो फीस रहती है रजिस्ट्रेशन की वो कम रहती है कंपैरेटिव टू द जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो वो फॉर्म्स जब निकलेंगे आई विल बी लेटिंग यू नो ऑल दोज डिटेल्स बेटा। फर्दर जो मोड्स रहते हैं वो सब मोड्स रहते हैं, UPI डेबिट कार्ड वगैरह, जिससे सब आप पेमेंट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। दिस इज द मेन थिंग, दीज आर द कोर्सेज जो आप जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा MBBS, दिस इज द मेजर कोर्स। MBBS में बात करें बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी।
फुल फॉर्म जरूर से याद कर लेना। अगर एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हो ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एमबीबीएस में एडमिशन ले लेते हैं, एमबीबीएस का फुल फॉर्म ही नहीं पता होता, तो ये मत करना है ना। इसका फुल फॉर्म जरूर से याद कर लेना, बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी। बेटा 5.5 साल का आपका पास ये कोर्स होता है, 90,825 सीट्स हैं जो कि लगातार इंक्रीज हो रही है, इसमें इजाफा हो रहा है। क्यों इजाफा हो रहा है बेटा? क्योंकि कंपटीशन और नंबर बहुत बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट्स का, तो गवर्नमेंट इज ऑलरेडी अंडर दिस डायरेक्शन बेटा टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। देन अगर हम बात करें बेटा बीडीएस की, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी, बीडीएस में भी 5.5 साल का कोर्स होता है बेटा। द सीट्स आर 27,949। हो सकता है जब आप तक ये मेरी वीडियो पहुंचे तो इन सीट्स में और इजाफा हो चुका हो, क्योंकि गवर्नमेंट, मैंने आपको जैसे कि बताया, ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है, इंक्रीज कर रहे हैं बेटा सीट्स को। कॉलेजेस इंक्रीज हो रहे हैं, एम्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। पहले जो एम्स का नंबर था बेटा, पहले दिल्ली एम्स को ही सब कुछ माना जाता था, अब तो बाकी अगर मैं बात करूं कितने सारे एम्स खुल गए हैं, एंड ऑल आर रेप्यूटेटेड वंस। बाहर वाले लोग तरसते हैं हमारे कंट्री में आकर एम्स दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए। सो यू आर द पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ कंट्री जिसमें लोग तरसते हैं बेटा एम्स में आके एडमिशन लेने के लिए। देन व्हाई नॉट यू? आपके अंदर भी वो आग होनी चाहिए कि अभी से आप प्रिपरेशन में जुट जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी 11th बर्बाद हो गई है, आपने 12th में इस बार एडमिशन लिया, 2024 में आए, है ना, और आप पिछले साल, मतलब यार 2023 की अगर मैं बात करूं, इस साल की आप 12th पढ़ने वाले हैं, 2024 में आप पेपर देने वाले हैं, 11th पूरी बर्बाद हो गई है, तो बेटा दिस इज अ राइट टाइम नाउ। अभी भी आप हमारे चैनल पर जाइए और चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए बेटा, मैंने 11th का पूरा निःशुल्क बैच में आपको सिलेबस करवाया, बिल्कुल फ्री। आई विल बी शोइंग यू दैट प्लेलिस्ट जिसमें आप फ्री में बेटा सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर हम बात करें आयुष के अंडर बेटा बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, जैसे कि हम बात करें बैचलर्स ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, देन बेटा आपके पास फिजियोथेरेपी, जिसका अब आगे बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा लोगों का चेंज हो चुका है ना, इतनी प्रॉब्लम होती है। अगर मैं मसल स्ट्रेन्स की बात करूं, हम इतना पढ़ाते हैं, उसके बाद हमको मसल स्ट्रेन्स का प्रॉब्लम रहता है। सो ये फिजियोथेरेपी में अब बहुत ज़्यादा आगे स्कोप है, ठीक है। देन अगर हम बात करें आयुर्वेदा में, बेटा बाहर वाली कंट्रीज़ में भी आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा स्कोप है। नर्सिंग में भी एडमिशन बेटा आपको नीट के बेसिस पे मिल सकती है, तो मेक श्योर दैट यू आर गिविंग दिस एग्जाम, ठीक है। इफ यू आर अ मेडिकल एस्पिरेंट, गो फॉर इट एंड गिव दिस एग्जाम। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें सीट मैट्रिक्स, बेटा जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं, टोटल 100% जो सीट्स हैं, उसमें से 15% ऑल इंडिया कोटा में जाता है। देन 85% गोज अंडर द कैटेगरी ऑफ योर स्टेट कोटा, ठीक है। 15% ऑल इंडिया कोटा एंड 85% स्टेट कोटा में जाता है। अब इसका क्या मतलब है? It means that if you belong to a certain state, let's say if you belong to Karnataka, ठीक है, let's say if you belong to Karnataka, just giving you an example, if you belong to Karnataka and आपने अपना जो 12th क्लास है वो कर्नाटका से पास किया है, तो बेटा आप डोमिसाइल हैं कर्नाटका के, तो आपको 85% ऑफ द सीट्स, जो भी जितनी भी नंबर है, लेट्स सपोज मैं ऐसे रेंडमली बोल देती हूँ कि आपके पास किसी स्टेट में 100 सीट्स हैं, बेटा उस 100 सीट्स में से 85 सीट्स, उस 100 सीट्स में से 85 सीट्स उस स्टेट के बच्चे को ही, डोमिसाइल को ही पहली प्रेफरेंस में दी जाती है। अगर आप उस स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, इफ़ यू आर कमिंग अंडर द कट ऑफ लिस्ट एंड आपका जो रैंक है वो सही है, आपको एडमिशन मिलेगा इस कैटेगरी में। जो दूसरी स्टेट का बच्चा आके आपकी स्टेट के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, उसके पास सिर्फ 15% सीट्स तक का हक है, वो इसमें एडमिशन नहीं ले सकता। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पर बेटा ये 15% का कोटा था बंद, जैसे कि एग्जांपल दें तेलंगाना में बेटा ये 15% का कोटा नहीं था, बट रिसेंट ईयर्स में तेलंगाना में भी बेटा ये 15% ऑल इंडिया कोटा चालू हो गया है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वहाँ पर भी बेटा ये 15% कोटा चालू हो गया है। तो बहुत सारी स्टेट्स में बेटा जहाँ पे ऑल इंडिया कोटा पहले नहीं था, अब वो हो रहा है। तो जितनी चेंजेस आती रहेंगी, जितनी सीट्स बढ़ती रहेंगी, आई विल बी लेटिंग यू नो अबाउट ऑल द फैक्टर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आगे चलें बेटा, तो 2017-18 में अगर आप बात करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस 237 थे, जो अगर हम 2022-2023 में बात करें तो बेटा ये 322 हो गए हैं। तो लगातार गवर्नमेंट कॉलेज में सीटों में इजाफा हो रहा है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स में इजाफा हो रहा है। सो दिस इज अ म्यूचुअल प्रोसेस, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेटा जितना एस्पिरेंट्स बढ़ रहा है, गवर्नमेंट इज वर्किंग इन द डायरेक्शन कि आपकी जो सीट्स हैं उस हिसाब से इंक्रीज कर दी जाए। देन कम्स द रिजर्वेशन पार्ट। बेटा रिजर्वेशन में क्या है?
रिजर्वेशन में क्या है? एज वी ऑल नो दैट वी लिव इन द कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस होती हैं. व्हाट आई फील इज़ कि ये रिजर्वेशंस बेटा, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं यहाँ पे किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करके नहीं बोल रही हूँ, बट इफ़ यू हैव अ टैलेंट, इफ़ यू हैव नॉलेज, इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड फॉर एन एग्जाम, बेटा वहाँ पे आप कभी भी, अगर आप जेन्युइन फिजिक्स कोर मैम के स्टूडेंट्स हैं, तो बेटा आप कभी भी कोटा में अप्लाई नहीं करेंगे. ऑलवेज गो फॉर द जनरल कैटेगरी, जनरल ओपन सीट में जाइए, वहाँ पे अपना दम दिखाइए बेटा, वहाँ पे एडमिशन लेकर दिखाइए. यहाँ पे अगर हम बात करें EWS कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन दिया गया है. देन SC कैटेगरी की बात करें 15% रिजर्वेशन है, ST कैटेगरी 7.5%, देन OBC बेटा 27%, देन पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD बेटा यहाँ पे है 5%. ठीक है, यहाँ पे है 5%. दिस इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, दिस इज फिजिकली, यहाँ पे बेटा अगर कोई पर्सन है जिसके पास डिसेबिलिटी है तो उसके पे 5% का कोटा रहता है. डिफरेंट कोटा रहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ हर एक कॉलेज में सीट्स जो है रिजर्व रहती है. देन कम्स अ मैनेजमेंट कोटा, द वन कोटा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा चलता है. मैं आज आपको एक चीज़ बता रही हूँ बेटा, अगर आप जेन्युइनली अपना करियर देखते हैं ना, यू वांट टू बी अ गुड डॉक्टर, देन डोंट गो फॉर दीज मैनेजमेंट कोटाज एंड ऑल. एडमिशन मिल जाएगा बेटा, बट वहाँ पे जब आप एडमिशन ले लोगे ना तो आपको खुद को अंदर से फील होगा, यार क्या मैं ये डिजर्व करता था या मेरे से बेटर कोई कैंडिडेट था जो ये चीज़ डिजर्व करता है. सो आप मेहनत करते चलो, बाकी आगे भगवान पे छोड़ दो, सब आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा. देन लास्ट पार्ट इज द कट ऑफ थिंग. कट ऑफ बेटा लगातार अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों की, अगर मैं 2020, 2021 एंड 2022 को कंपेयर करूं बेटा, 2021 में जो एम्स दिल्ली था उसका क्लोजिंग रैंक 53 था. अगर 2022 की बात करें, जो एम्स दिल्ली का क्लोजिंग रैंक था वो 61 था. अब तुम देखोगे कि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो डिक्रीज हो गई, बट बेटा जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए. तो जो कट ऑफ जाती है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ने पेपर दिया, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स का पेपर क्लियर हुआ, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को पेपर इजी लगा. क्योंकि बेटा जो डिफिकल्टी लेवल रहता है पेपर का वही डिसाइड करता है कि कट ऑफ क्या होगी. अगर हम पिछले सालों का ट्रेंड देखें, लगातार बेटा आपके पास जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. एक साल बायोलॉजी डिफिकल्ट आया था, उससे अगले साल फिजिक्स डिफिकल्ट आया था. और अगर हम बात करें 2022 की, तो बेटा यहाँ पे बायोलॉजी का सेक्शन बहुत लार्ज था, लॉन्ग था. फिजिक्स वॉज वेरी ईजी. केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन थे जो कि बोनस मार्क्स भी देकर गए थे. बट यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा, आपका सिर्फ एक एम होना चाहिए. आप पर्टिकुलरली अपना एक एम कर लो कि आप इन 4 या 5 कॉलेजेस में, जो टॉप कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन लेना चाहते हो. आप उन कॉलेजेस के नाम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करोगे. वॉट एवर इज़ योर डाउट कि मैम मैं प्रिपरेशन में ये डाउट आ रहा है, मैम यहाँ से क्या प्रिपेयर करूँ, या जो भी वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग एंड यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ 2024, लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी श्योरली रिप्लाइंग टू इट एंड आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन इट डिस्कसिंग ऑल द फैक्टर्स. बिकॉज बेटा ये जो कट ऑफ है, मैं एक चीज़ बोलूँगी, ये कट ऑफ कुछ मायने नहीं रखेगी अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है. अगर आपकी प्रिपरेशन बेटा 19-21 है ना, तो आप भी उन बच्चों में से होने वाले हो जो लास्ट में आके ये पूछेगा कि मैम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो. बेटा सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं ना, तभी तो पूरे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है ना उसको. अगर कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं होता तो उसको सिलेबस में क्यों इंक्लूड करते. यूजुअली स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं कि बीइंग अ नीट एस्पिरेंट बायोलॉजी इज द ओनली थिंग वी नीड, बट लेट मी टेल यू बेटा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का इक्वल इंपॉर्टेंस है. केमिस्ट्री की बात करें तो आगे जाके जब आप डॉक्टर बनने वाले हो तो बेटा जब मेडिसिन दोगे तो वहाँ पे आपके केमिकल्स ही तो काम आएंगे ना, आप केमिस्ट्री काम आएगी वहाँ पे. और जब आपको एक्सरेज को पढ़ना होगा या फिर आपको देखना होगा अगर कोई पेशेंट आया, उसकी हड्डी कहाँ से टूटी है, उसको कैसे जोड़ना है, उसका इलाज कैसे करना है, बेटा दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. आप उसको रीड ही नहीं कर पाओगे एक्सरे को तो कैसे चलेगा ना. तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एक नीट एस्पिरेंट के लिए बेटा आप शुरू से एक चीज़ दिमाग में बिठा कर रखिए, दैट कंप्लीटली अगर आप अपनी जर्नी में आप बात करें, इक्वल वेटेज दे सब सब्जेक्ट्स को. एनटीए ने इक्वल वेटेज नहीं दिया, एनटीए ने बायोलॉजी को ज़्यादा वेटेज दिया है, मैं मानती हूँ. पर बेटा अगर आप इक्वल वेटेज नहीं देंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली पीछे चलता जाएगा और लास्ट में जाके आपको प्रॉब्लम होगी. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी से अपने आप के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, दिस इज़ द राइट टाइम नाउ बेटा. ये नीट 2023 का हमारे पास बैच चल रहा है जिसमें हम पूरा फाउंडेशन तैयार कर रहे
रहे हैं, 11th और 12th का पूरा सिलेबस कवर करवा रहे हैं। इस टाइम इसका कॉस्ट बहुत कम है, बहुत ही मिनिमल है बेटा, जिसमें आप फुल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को 1 गो में 3 महीने में कंप्लीट कर पाएंगे। व्हाट आई फील पर्सनली इज, अगर आप 2024 के एस्पिरेंट भी हैं बेटा, 3 से 3.5 महीने का कोर्स जिसमें आपको सब कुछ करवाया जा रहा है विद प्रैक्टिस, विद लेटेस्ट एनटीए पैटर्न, यू शुड गो एंड फॉलो इट एंड यू शुड एनरोल इन इट। इफ यू फील लाइक कि मैम फिजिक्स में डर लगता है, मैम फिजिक्स में आपका पर्सनल गाइडेंस चाहिए, यू कैन एनरोल अंडर माई कोड Y549. दिस इज अ फिजिक्स कोर आर्मी कोड, यू कैन कम एंड एनरोल अंडर दिस एंड यू विल बी गेटिंग माई पर्सनल गाइडेंस। एंड जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है बेटा 2024 के रिलेटेड, आई विल बी देयर टू सॉल्व इट। ठीक है, इसी के साथ बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और कमेंट जरूर से छोड़ के जाएं बेटा आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके और फर्दर डाउट्स क्या हैं नीट एग्जाम को लेके। आई विल बी श्योरली एंटरटेनिंग टू इट। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।